कंटिन्यू करते हैं हम। हेडेक हमने जैसे पहले पढ़ा था कि प्राइमरी हेडेक होते हैं, सेकेंडरी हेडेक होते हैं, फिर हेडेक की हमने टाइप्स पढ़ी थी। हमने जो है एक्यूट रिकरेंट हेडेक को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। माइग्रेन का हमने पढ़ा था कि उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है, आपने पैटर्न से, क्लिनिकल हिस्ट्री से क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेन के पैटर्न से क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना है। और फिर आपने सीटी स्कैन ज़रूर करनी है, वो इसके डायग्नोसिस के लिए नहीं, वो किसी दूसरे हेडेक, ये हेडेक किसी दूसरी वजह से ना हो रहा हो, कोई प्राइमरी हेडेक ना हो, यानी कोई ब्रेन की पैथोलॉजी की वजह से ना हो रहा हो, उसको एक्सक्लूड करने के लिए सीटी ब्रेन करनी है। सीटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है आपका, किसी टेस्ट पे ये डायग्नोज नहीं होगा। इसी तरह क्लस्टर हेडेक भी एक ख़ास पैटर्न है उसका, सीटी स्कैन आपने ज़रूर करना है, एमआरआई या करना है टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर काज, लेकिन इसका अपना कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के भी कोई ख़ास वो नहीं है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। शूटिंग पेन होती हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं करंट की तरह। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया भी आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना है हिस्ट्री से, पेन के पैटर्न से। और यहाँ पे जो है जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हैं आपके पास ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में, हम क्या देते हैं इन पेशेंट को, कार्बामेजिपिन। और अगर कार्बामेजिपिन जो कि एंटी एपाइलेप्टिक हैं, इसको ये बड़ा अच्छा रिस्पांस करते हैं, अगर इसको रिस्पांस ना करे फिर सर्जरी करनी है। इसी तरह ग्लाकोमा में भी आपने जो है वो हमने पढ़ा, रिकरेंट मेनिंजाइटिस भी हमने पढ़ा। ये आपके पास है सडन आनसेट, इसलिए जो है आपने इसकी बारे में वो करना है, अलर्ट रहना है। अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा हेडेक के साथ, तो इसको टेम्पोरल आर्थराइटिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूजुअली टेम्पोरल रीजन में ये हेडेक होती हैं। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी जो है, ये जो टेम्पोरल आर्टरी है, इसकी दीवारों के अंदर वेस्कुलाइटिस हो जाता है। ये एक वेस्कुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट में भी हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, और वो कौन है? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो इसलिए हम इन लोगों को क्या देते हैं, अगर विजुअल लॉस ना हुई हो, आंखों की जो है विजुअल लॉस क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ये अप्ताल्मिक आर्टरी हैं। अप्ताल्मिक आर्टरी की दीवारों के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आंखों को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो विजुअल लॉस हो सकता है। तो अगर विजुअल लॉस ना हुआ हो, सिर्फ टेम्पोरल हेडेक हो रहा हो, तो इसके लिए ट्रीटमेंट में हमारे पास ओरल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड है ना। और अगर विजुअल लॉस हो जाए तो फिर आपने इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन देनी है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखनी। एक तो चूँकि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज हैं, तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, यानी ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी, ये रेज्ड होंगे। इसके लिए आप इस टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करते हो, बायोप्सी ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी। इसमें भी आपको टेम्पोरल आर्टरी की दीवारों के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इन्फ्लेमेटरी सेल नज़र आएंगे, बड़े बड़े जाइंट सेल। इसलिए इसको जाइंट सेल आर्टराइटिस कहते हैं, ठीक है। ग्रेनल हाइपरटेंशन हमने पढ़ा, तो जिसको सूडोमोटर सेरेब्राई भी कहते हैं। और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, आम जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से भी हेडेक हो सकती हैं, क्रानिक हेडेक। आज जो है हम थोड़ी सी ये जो एक्यूट सिंगल एपिसोड, उसमें हम इन्फेक्शंस बाद में पढ़ेंगे, आज हम ट्रामास पढ़ेंगे। देखो, जब कभी भी किसी बंदे को हेडेक हो और साथ में फीवर हो, इसका मतलब ये इन्फेक्शियस हेडेक है। अब इन्फेक्शियस हेडेक मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, एनसेफेलाइटिस की वजह से हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया की वजह से हो सकता है। एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे मिस की है वो है ब्रेन एब्सेस।
फीवर विद हेडेक के साथ आए तो फिर आपने ये 4 चीज़ें जो है वो सोचनी है। ड्यूरामेटर हैं जो ये आपकी स्कल की बोन है और स्कल के बोन के ऊपर अगर आप नीचे आओ तो ये DAP यानी डैप, ड्यूरामेटर अरेक्नाइड मेडम, तो अगर इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। यानी जो मिनिंजियल लेयर्स हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइडमेटर, पायोमेटर, इन मिनिंजियल लेयर्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन, इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ज़ाहिर है हेडेक होगी, साथ में फीवर भी होगा। अगर ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन जो है ये ब्रेन, इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस। और अगर ब्रेन के अंदर जो है वो मलेरिया की जरासीम चले जाएं तो उसको हम सीरिब्रल मलेरिया कहते हैं। तो ये आपके पास जो है इन्फेक्शस काजेज में ये मेनिंजाइटिस हुआ, एनसेफेलाइटिस हुआ, सीरिब्रल मलेरिया हुआ। और अगर कलेक्शन हो जाए ऑफ द पस, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये ब्रेन के अंदर ये पस की कलेक्शन हो गई तो ये ब्रेन एब्सेस है, तो इसमें भी हेडेक होगा और साथ में फीवर भी होगा। तो ये आपके पास हेडेक की इन्फेक्शस काजेज थी, साथ में इनको फीवर भी होता है। ट्रामेटिक की तरफ आते हैं, ट्रामा की हिस्ट्री होगी। डॉक्टर साहब ये 15 दिन पहले गिर गया था, 15 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, अब आया है हेडेक के साथ, तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रामेटिक हेडेक होगा। ट्रामेटिक हेडेक में सब में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, CT ब्रेन प्लेन, सादा, प्लेन मीन सादा CT। एक CT होता है विद कंट्रास्ट, CT ब्रेन विद कंट्रास्ट, एक होता है CT ब्रेन प्लेन यानी सादा CT। तो CT ब्रेन प्लेन आपके पास फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, या जिसको आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी कह सकते हो, किस में, ट्रामेटिक हेडेक्स में। ट्रामेटिक हेडेक्स क्यों होती हैं इस पे आज बात करेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए। ट्रामेटिक हेडेक्स, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ट्रामा होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है, तो आप मिसाल के तौर पर ये मैं हूँ, मेरा लेट्स सपोज एक्सीडेंट होता है तो इस तरह मेरा सर लगता है ना, इस तरह करके। तो जब सर लगता है तो सर बड़ी तेज़ी के साथ आगे जाता है और आगे टकराता है गाड़ी की उसके साथ, तो ये अचानक रुक जाता है। तो ये जो अचानक दिमाग का इस तरह हिलना है, इसको कहते हैं कंकशन। मतलब लेट सपोज ये किसी बंदे का दिमाग है, इसमें मैं एक न्यूरॉन बनाता हूँ, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है और ये न्यूरॉन का क्या है, ये न्यूरॉन की एक्सान है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। तब ये सर जब टकराएगा एक्सीडेंट में, ये सर जब टकराएगा तो अंदर जो न्यूरॉन है ये जब अचानक इस तरह हिलेगा तो ये जो न्यूरॉन की जो ये एक्सान है, ये जो एक्सान है, ये भी इसके ऊपर भी अचानक प्रेशर पड़ेगा। तो ये एक्सान जो है ये इंजर्ड हो जाएगा। ये एक्सान जब इंजर्ड हो जाएगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगी और एक्सान की इंजरी की वजह से बहुत सारे करोड़ों एक्सान होते हैं, तो वो करोड़ों एक्सान इस तरह जब अचानक हिलते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूज़ एक्सानल इंजरी कहते हैं। बहरहाल इसकी वजह से ये जो अचानक ये न्यूरॉन इस तरह हिले हैं ना, इस हिलने की वजह से जो हेडेक होगी उसको हम कहते हैं पोस्ट कंकशन हेडेक। तो हमेशा इसमें ही हेड इंजरी की हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी। हेडेक होगा, ये हेडेक क्यों होगा, क्योंकि ये जो न्यूरॉन जो इस तरह हुए हैं, इस तरह होने की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनसे रिलीज़ हुए हैं और इन इम्पल्सेस के रिलीज़ होने के नतीजे में हेडेक हो रहा है। तो यही वजह है कि ये हेडेक जो आम पेन किलर हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एनसेड्स हैं और जो पैरास्टामोल हैं, इसको ये रिस्पांस नहीं करेगा। तो ये किसको रिस्पांस करेगा, ये एंटी एपाइलेप्टिक ड्रग्स को रिस्पांस करेगा। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस इनमें एंटी एपाइलेप्टिक है। एंटी एपाइलेप्टिक कौन है, जो न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे ये हेडेक क्यों हो रही हैं, क्योंकि न्यूरॉन जब अचानक से हिले हैं तो उनसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा,
इंक्रीज न्यूरनल यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसलिए तो हेडेक हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये हेडेक कम हो जाए, ये हेडेक ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आपको इन न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस निकल रही हैं इसको कम करना पड़ेगा। ये आप कम करोगे कौन सी दवाइयों से? एंटी एपाइलेप्टिक से, क्योंकि ये न्यूरॉन को इनहिबिट कर देंगी, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, हेडेक ठीक हो जाएगा। तो आपके पास कार्बामेज़ेपिन, वाल्प्रोइक एसिड और गाबापेंटीन, ये आप पोस्ट कंकशन हेडेक में देते हो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास आते हैं हेमाटोमा। जब अचानक इस तरह सर लगता है तो सर के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल रप्चर हो सकते हैं। जब वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाएं तो उनसे ब्लीडिंग होगी, जब उनसे ब्लड निकलेगा तो स्कल के अंदर ब्लड जमा होगा, और जब स्कल के अंदर ब्लड जमा होगा तो अंदर ब्लड के जमा होने को हम हेमाटोमा कहते हैं। तो क्या बनेंगे? हेमाटोमा बनेंगे। तो सबसे पहला हेमाटोमा लेट सपोज आपके पास हो गया एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। दूसरे नंबर पे आपके पास हो गया सब ड्यूरल हेमाटोमा या सब ड्यूरल हेमरेज। तीसरे नंबर पे आपके पास हो गया सब एराक्नाइड हेमरेज, और एक इंट्रापेरेन्काइमल भी होता है। तो अब यहाँ पे दोबारा आओ, यहाँ पे इस मेनिंजिस की लेयर में देखो, इसको गौर से समझो। जब कोई बंदा एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट के नतीजे में जब सर लगता है, सर के अंदर ब्लड वेसल जो होती हैं वो रप्चर होती हैं। जब वो रप्चर होती हैं तो उनसे ब्लीडिंग होती है। अब अगर ब्रेन के ब्लड वेसल, लेट सपोज ये ब्रेन के अंदर एक ब्लड वेसल है, अगर ये ब्लड वेसल लेट सपोज रप्चर हो जाए, ये रप्चर हो जाए तो ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा ना, तो ब्लड बाहर ब्रेन के अंदर जमा हो जाएगा। ब्रेन के पेरेन्काइमा के अंदर, यानी ब्रेन का अपना जो टिश्यू है इसके अंदर ब्लीडिंग हो गई, इसको कहते हैं इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड। तो एक तो ये ब्लीड हो सकती है, इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड। ट्रामा में जो हेमाटोमा होता है वो एक तो हो गया इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा, जो ब्रेन के पेरेन्काइमा में ब्लीडिंग हुई, पहली बात। दूसरी, ऊपर से नीचे आते हैं, ये जो है ये ब्लू आपके पास है ड्यूरामेटर। कौन सा मैटर? ड्यूरामेटर, ठीक है। ये वाइट जो है आपके पास ये हैं एराक्नाइड मैटर, और ये नीचे जो है आपके पास ये हैं आपके पास पाया मैटर। अब देखो, अगर ब्लीड जो है वो ड्यूरामेटर के बाहर हो जाए, ड्यूरामेटर के बाहर कौन सी जगह है? ये जगह ड्यूरामेटर के बाहर है ना, बाहर की तरफ, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी बाहर की तरफ, ड्यूरा के बाहर, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, या एपिड्यूरल हेमाटोमा। दोनों, एक्स्ट्रा ड्यूरल भी ई से शुरू होता है और एपी भी ई से शुरू होता है ना। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा या एपिड्यूरल हेमाटोमा, ये कब कहते हैं? जब ब्लीडिंग हो जाए ड्यूरामेटर से बाहर। तो ड्यूरामेटर से बाहर जो जगह है, जो खाली जगह है जिसके अंदर ये ब्लीडिंग हुई, ये जो खाली जगह है, इसको कौन सा स्पेस कहते हैं? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर के बाहर जो स्पेस हैं इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, और इसके अंदर जब ब्लीडिंग हो जाए तो कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा या आल्सो नोन एज एपिड्यूरल हेमाटोमा। ये हो गया। अब इसी ड्यूरामेटर से नीचे अगर ब्लीड हो जाए, यानी यहाँ पे, तो हम इसको सब ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। सब ड्यूरल हेमाटोमा। ड्यूरामेटर से बाहर जो स्पेस है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। जब ब्लीड उसमें होगी तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। ड्यूरामेटर से नीचे जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। बाहर वाला एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, नीचे वाला सब ड्यूरल स्पेस। तो जब सब ड्यूरल स्पेस में ब्लीड होगी तो हम इसको सब ड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे, ठीक है। और आखिर में आता है सब एराक्नाइड हेमरेज। सब एराक्नाइड हेमरेज, जब ये जो एराक्नाइड मैटर हैं ये और ये जो पाया मैटर हैं ये, इनके दरमियान ये जो खाली जगह है, इसमें जब ये, इस जगह को सब एराक्नाइड स्पेस कहते हैं। एराक्नाइड मैटर से नीचे वाला, तो ये एराक्नाइड मैटर है। एराक्नाइड मैटर से नीचे ये जो जगह है इसको सब एराक्नाइड स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जब ब्लीडिंग होगी तो हम इसको कहते हैं सब एराक्नाइड हेमरेज। तो ये आपके पास एक तो मेनिंजियल लेयर्स के दरमियान ब्लीड है और एक ब्रेन के पेरेन्काइमा में ब्लीड है, ठीक है। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा।
जिसको एपिड्यूरल हेमाटोमा भी कहते हैं। हमने पढ़ा कि ये कौन सी जगह पे ब्लीड है, ये जब एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस के अंदर ब्लीड हो जाए। एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस कहाँ पर है, ड्यूरामेटर से बाहर और स्कल के नीचे। ये देखो ना, स्कल के नीचे ये जो जगह है, ये स्कल के नीचे है ना, ये ऊपर जो येलो है ये स्कल है और नीचे जो ब्लू है ये ड्यूरामेटर है। तो ड्यूरामेटर से बाहर और स्कल से नीचे ये जो स्पेस है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। इसके अंदर जब ब्लीडिंग हो जाए तो इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, आल्सो नोन एज एपिड्यूरल हेमाटोमा। यूजुअली यहाँ पे जो वेसल्स होती हैं वो मिडल मेनिंजल वेसल्स होती हैं और वो रप्चर हो जाती हैं, मिडल मेनिंजल वेसल। और यूजुअली ये, अच्छा यहाँ पर ये बात हो, तो इटियोलॉजी क्या होगी, निकास क्या होगी, हमने पढ़ा ट्रामा या किसी जगह से गिर जाना, छत से गिर जाना और सर का लग जाना। ठीक है, यूजुअली ये जो ब्लीड होता है ये टेम्पोरोपेराइटल रीजन में होते हैं, इन जगहों पे। वजह ये है कि यहाँ पे ये जो मिडल मेनिंजल वेसल्स होती हैं ये बहुत सुपरफिशियली पड़ी होती हैं और ये जो जगह है यहाँ पे स्कल का बोन बहुत थिन है, तो इसलिए ये यहाँ पे जब वो लगेगा सर तो यहाँ पे चूँकि स्कल बोन भी थिन है, ये जो टेम्पोरोपेराइटल रीजन है और ब्लड वेसल भी जो है वो सुपरफिशियली पड़ी हुई हैं, तो ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाती हैं, मिडल मेनिंजल वेसल, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में ब्लड जमा हो जाता है, इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। ठीक है, अब इन लोगों में यूजुअली होता है लूसिड इंटरवल, यानी पेशेंट गिरा, उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा हो गया, अभी थोड़ी देर बेहोश था, फिर उठ के ठीक हो गया, फिर ठीक था, फिर बेहोश हो गया। इसको कहते हैं लूसिड इंटरवल। क्या मतलब ये देखो, यहाँ पे पेशेंट को क्या हुआ, यहाँ पे हुआ RTA एक्सीडेंट, अब ये बेहोश था, यहाँ तक बेहोश था 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप इसको कंसीडर करो। उसके बाद इसको होश आ गया, अब ये होश में है, यहाँ तक ये होश में, दोबारा से ये बेहोश हो गया। तो ये जो दरमियान में होश वाला टाइम है इसको लूसिड इंटरवल कहते हैं। यूजुअली एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, जिसको एपिड्यूरल हेमाटोमा भी कहते हैं, इनमें लूसिड इंटरवल होता है। पेपर में वो यही देंगे कि गिरा, बेहोश हुआ, थोड़ी देर तक बेहोश था और फिर दोबारा इसको होश आया, फिर थोड़ी देर के लिए होश में था, फिर बेहोश हो गया। दरमियान में जो होश वाला टाइम है ये लूसिड इंटरवल है और ये यूजुअली कौन से हेमाटोमा में होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, विच इज आल्सो नोन एज एपिड्यूरल हेमाटोमा। इसको मैंने इस तरह याद किया था कि जब ये होश में आता है ना, पहले बेहोश था और जब होश में आता है तो लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी, उस एक्स्ट्रा आर्डिनरी से मैंने याद किया था कि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है। या एपेक अंग्रेजी में कहते हैं बेहतरीन को, जब वो होश में आता है, लूसिड इंटरवल में आता है, लोग कहते हैं एपेक, शाबाश। तो उसी से मैंने याद किया था कि इसको एपिड्यूरल हेमाटोमा भी कहते हैं, एपेक से एपी, यानी याद करने के लिए। बहरहाल हेड इंजरी हुई, सर लगा, उसके बाद पेशेंट को लूसिड इंटरवल में गया, यानी वो बेहोशी और फिर होश वाला टाइम, समझ जाओ कि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। या ये भी हो सकता है कि लगा सर और आहिस्ता, बेहोश नहीं हुआ, आहिस्ता उसका होश कम हो रहा है, पहले उसको चीज़ों की समझ आती थी, अब नहीं आ रही, गनूदगी की तरफ जा रहा है, आहिस्ता उसका कॉन्शियस लेवल, उसकी जो होश का लेवल है वो कम हो रहा है और बेहोशी की तरफ जा रहा है, यानी प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द कॉन्शियस लेवल। ये भी हो सकती है, यानी लूसिड इंटरवल की शक्ल में भी आ सकता है, प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द कॉन्शियस लेवल में भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि कॉन्शियस लेवल इम्प्रूव ही ना हो। ठीक है, गिरा, सर लगा और उसके बाद अनकॉन्शियस हो गया और अब वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो ये वो है। लेकिन ये लूसिड इंटरवल आपको ज़रूर होना चाहिए, ये पेपर में आता है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ा, अब एडिशनल फीचर इसके क्या होंगे। अगर ये ब्लीड इतना ज़्यादा हो कि इस ब्लीड की वजह से स्कल के अंदर जो प्रेशर है ये ज़्यादा हो जाए, जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, अगर ये ब्लीड इतना ज़्यादा हो, अगर माइनर हो फिर तो स्कल के अंदर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा ब्लीड हो तो स्कल के अंदर इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब स्कल के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो हमने पढ़ा है कि पेशेंट को हेडेक होगी, पेशेंट का सेंसोरियम डिस्टर्ब होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, वो सर के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉमिटिंग सेंटर पे प्रेशर आएगा, और वॉमिटिंग सेंटर पे जब प्रेशर आएगा तो वॉमिटिंग होगी आपको, तो वॉमिटिंग होगी। इसके अलावा जब सर के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो न्यूरॉन इरिटेट होंगे और वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से एबनॉर्मल जर्किंग मूवमेंट्स होंगी, यानी फिट्स होंगे।
ठीक है। इसके अलावा कुशिंग ट्रायड होगा। कुशिंग ट्रायड में हमने क्या पढ़ा था कि पेशेंट का जो बीपी है वो ज़्यादा होगा, पेशेंट की पल्स कम होगी यानी हार्ट रेट, और पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, तो वो भी हो सकता है। फिर पाइलोडीमा यानी आंखों की जो नज़र है ये डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आंखों के पीछे जो रेटिना है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एडीमा हो सकता है, जिसको पाइलोडीमा कहते हैं। फंडोस्कोपी पे आपको नज़र आएगा आई की एग्जामिनेशन पे। तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि खोपड़ी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, और ये कब होगा? अगर हेमाटोमा बहुत बड़ा हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? सीटी ब्रेन प्लेन, जो सादा सीटी स्कैन है मैंने आपको बताया था, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। आपको वहाँ पे जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा? लेंस शेप्ड, या जिसको हम बाई कन्वेक्स भी कहते हैं। बाई कन्वेक्स मीन ये एक साइड का कन्वेक्स और ये दूसरी साइड का कन्वेक्स, तो ये बाई कन्वेक्स हो गया ना। बाई कन्वेक्स हेमाटोमा या लेंस शेप्ड हेमाटोमा भी कहते हैं। आंखों के अंदर जो लेंस डालते हैं ना वो इस तरह होता है। तो लेंस शेप, यही वजह है कि इसको लेंटिफार्म भी कहते हैं, यानी लेंस की तरह, लेंस की तरह, और या बाई कन्वेक्स भी कहते हैं, दोनों साइडों से कन्वेक्स है। बाई कन्वेक्स आपको सीटी स्कैन पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये एक साइड कन्वेक्स, ये दूसरी साइड कन्वेक्स, ये आपको सीटी स्कैन पे नज़र आ जाएगा। सीटी स्कैन पे जो चीज़ वाइट नज़र आती है ना उसको हम कहते हैं हाइपर डेंस। तो ये हाइपर डेंस है ना, क्योंकि ये वाइट नज़र आ रही है। तो सीटी स्कैन पे आपको बाई कन्वेक्स या लेंस शेप्ड भी, जिसको हम कह सकते हैं, हाइपर डेंसिटी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? वो है बर होल क्रेनियाटोमी। बर होल क्रेनियाटोमी में आप क्या करते हो? ये जहाँ पे ब्लीड हुई है ना, यहाँ पे ये जो स्कल, ये जो है ना, ये स्कल बोन है, ये स्कल का बोन है। तो आप इसको तोड़ते हो और इसको तोड़ के ये जो अंदर हेमाटोमा है इसको बाहर निकालते हो, एवाकुएट करते हो। एवाकुएट मीन बाहर निकालना, तो इसको कहते हैं बर होल क्रेनियाटोमी। तो ये इसकी जो है वो मैनेजमेंट ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट क्या है? आपने पहले तो रिससिटेट किया, ABC, पेशेंट का ईयरवे देखो, ब्रीदिंग देखो, सर्कुलेशन देखो, पल्स है या नहीं है वगैरह, वो ABC तो सब के लिए। फिर अगर ब्लीड इतना ज़्यादा हो कि ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो गया हो तो उसको कम करने के लिए फिर आप IV मेनिटॉल देते हो, डेक्सामेथासोन देते हो, ये दो चीज़ें। और ब्रेन के अंदर जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि फिट्स का खतरा होता है, तो फिट्स से बचाने के लिए पेशेंट को आप एंटीएपाइलेप्टिक्स भी देते हो। ठीक है, मेनिटॉल शायद मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि कैसे वो उसको कम करता है ब्रेन के अंदर प्रेशर को। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो आप मेनिटॉल, यानी ये जब साइंस होंगे कुशिंग ट्रायड वाले या वॉमिटिंग वाले, फिट्स वाले, तो आप ये चीज़ें भी दोगे, मेनिटॉल और डेक्सामेथासोन और एपाइलेप्टिक। और अर्जेंट कॉल करनी है न्यूरोसर्जन को ताकि वो सर्जरी करके बर होल क्रेनियाटोमी करे। कौन सी सर्जरी? बर होल क्रेनियाटोमी। बर होल क्रेनियाटोमी आप स्कल के अंदर सुराख करते हो और अंदर जो हेमाटोमा पड़ा हुआ है उसको एवाकुएट कर देते हो, यानी बाहर निकाल देते हो। अब नेक्स्ट है सबड्यूरल हेमरेज। इसमें ब्लीडिंग कहाँ पे होती है? सबड्यूरल स्पेस में। सबड्यूरल स्पेस कहाँ पर है? ड्यूरामेटर से नीचे, यानी ये ड्यूरामेटर है ना, तो ड्यूरामेटर से बाहर जो है वो थी एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, और उसमें जो हेमाटोमा था वो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। और ड्यूरामीटर से नीचे जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस, और इसमें जो हेमाटोमा होता है उसको सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। तो ठीक है, सबड्यूरल स्पेस ये क्यों होता है? जो वो था एक्स्ट्राड्यूरल था, वो मिडल मीनिंजियल वेसल्स के रप्चर की वजह से होता था। सबड्यूरल हेमाटोमा किस वजह से होता है? यहाँ पे वेन्स होती हैं जिसको हम ब्रिजिंग वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो वो सब के बी से याद रखो, ब्रिजिंग वेन। ब्रिजिंग वेन रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और वो सबड्यूरल स्पेस में जमा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास हेड इंजरी की हिस्ट्री होगी। ठीक है, अब ये ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, और बहुत ज़रूरी बात, छोटे माइनर ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, जो कि अक्सर ओल्ड लोगों में होता है। ओल्ड बंदा है, उसको चक्कर आते हैं, चल सही सकता नहीं है, वो वॉशरूम गया, वॉशरूम में उसको चक्कर आया या धक्का लगा और उसका सर लगा वॉशरूम की दीवार के साथ। अभी थोड़ा सा जो उसका सर लगा ना,
इसकी वजह से भी ये सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ये ब्रिजिंग वेन जो है ये बूढ़े बंदे में बहुत ज़्यादा वो होती हैं, कमज़ोर होती हैं ये वेन्स, तो ये बहुत इजीली रप्चर हो जाती है। इस तरह छोटे बच्चे में आप छोटे बच्चे को इस तरह उठाते हो और इस तरह अगर जो लोग करते हैं ना बच्चों से प्यार करने के लिए, तो बच्चों में भी ब्रिजिंग वेन बहुत कमज़ोर होती हैं, तो बच्चों में भी सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है अगर आप उसको उठा के और शेक करो। बहरहाल हम बूढ़ों की तरफ आते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में ये मोस्ट कॉमन है। और अल्कोहलिक्स में भी, क्योंकि अल्कोहलिक्स शराब पी के टून हो जाते हैं, फिर उनको चक्कर आते हैं, फिर दीवार के साथ उनका सर लगता है, ठीक है। लेकिन ओल्ड एज आपने याद रखना है, ओल्ड एज में ब्रिजिंग वेन कमज़ोर हो जाती है, तो थोड़ा सा जब लगता है ब्रिजिंग वेन रप्चर होती है, सबड्यूरल स्पेस के अंदर ब्लड जमा हो जाता है। याद रखो, ये जो सबड्यूरल हेमरेज है ना, जिस तरह एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो लूसिड इंटरवल था, सबड्यूरल हेमरेज में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये हैं फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या मतलब? अब पेशेंट कंफ्यूज होगा, ये मैं किधर हूँ, मैं कौन हूँ, ये आप लोग कौन है, मैं किधर हूँ, कंफ्यूज है ना बंदा। थोड़ी देर बाद देखोगे तो ड्राउजी होगा इस तरह, ये कॉन्शियसनेस चेंज हो गई ना, पहले कंफ्यूज था लेकिन होश में तो था, अब ड्राउजी है। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो फिर कंफ्यूज होगा, फिर देखोगे तो स्टूपर वाली स्टेज में होगा, स्टूपिड बातें कर रहा होगा, फिर देखोगे बाद में तो वो कोमे में होगा, फिर कोमे से निकल के दोबारा कंफ्यूजन वाली स्टेज पे आ जाएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस सबड्यूरल हेमाटोमा में होती है। तो अब आपके पास एक बूढ़ा बंदा लेके आया जाता है या अल्कोहलिक लेके आया जाता है, कभी उसका कॉन्शियसनेस किस लेवल पे होता है, कभी किस लेवल पे होता है, गिरा तो नहीं है, लेकिन बाथरूम में उसको चक्कर आए थे तो इसका सर लगा था, समझ जाओ कि ये ओल्ड एज। कभी हो सकता है कि वो उसको याद भी ना हो कि मुझे इस तरह धक्का आया था और मेरा सर लगा था, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा लगा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सर लगा होगा और वो आपको बताएगा कि मेरा सर लगा था, कभी वो इतना थोड़ा सा लगा होता है कि उसको याद ही नहीं होता। तो इसलिए ओल्ड एज में ये ज़रूरी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि सबड्यूरल हेमाटोमा सिर्फ हेड इंजरी की वजह से हो, ये वैसे भी हो सकता है, जैसे मैंने बच्चों की मिसाल दी, अल्कोहलिक्स में, बूढ़े लोगों में हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, थोड़ा सा उसका जो वो हुआ हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हेड इंजरी हो फॉर सबड्यूरल हेमाटोमा। बहरहाल ये हमने पढ़ा। उसके बाद अक्सर जो सबड्यूरल हेमाटोमा होते हैं वो एक्यूट होते हैं, यानी सर लगा और वो प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन सब एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं। बहुत लंबे अरसे तक सबड्यूरल स्पेस में थोड़ा करके ब्लड जमा हो रहा है, महीनों से जमा हो रहा है, तो ये कौन सा हेमाटोमा हो गया? क्रॉनिक हो गया ना, क्योंकि लंबे अरसे से हैं। तो ये एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। बहरहाल अगेन, अगर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाए, हेमाटोमा इतना बड़ा हो जाए कि अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के ज़्यादा होने वाले जो फीचर्स हैं, यानी ये वो इनमें भी होंगे, जिस तरह एक्स्ट्रा ड्यूरल में थे वो इसमें भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी ब्रेन के हेमाटोमा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? सीटी ब्रेन प्लेन। अब वहाँ पे जो एक्स्ट्रा ड्यूरल था उसमें आपको लेंस शेप्ड ओपेसिटी नज़र आती थी, लेंस शेप्ड हाइपरडेंसिटी नज़र आती थी, लेंटिफार्म या बाई कन्वेक्स। यहाँ पे आपको क्रेसेंटिक किसे कहते हैं? मून, जो चांद होता है ना, चांद, क्रेसेंट इस तरह, या सिकल्ड, जो द्रांति होती हैं जो हम घास काटने के लिए यूज़ करते हैं, वो इस तरह होती है ना, और यहाँ पे उसको आप पकड़ने के लिए हाथ में वो होता। तो ये क्रेसेंट शेप्ड या सिकल शेप्ड जो है वो आपको सबड्यूरल स्पेस में नज़र आएगी। ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्रेसेंट शेप या सिकल शेप। ये क्यों एक्सपेंड हो गया है आगे से पीछे तक? क्योंकि आप इसका याद रखो कि ये सुचर लाइन को क्रॉस करता है। जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा होते हैं, जैसे ये था, ये यहाँ पे सुचर लाइन है, ये यहाँ पे सुचर लाइन है, इसलिए सुचर लाइन को एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है वो सुचर लाइन्स को, ये सुचर लाइन्स को इसने क्रॉस किया हुआ है। तो सब ड्यूरल हेमाटोमा याद रखो कि सब सुचर को क्रॉस करता है। सब ड्यूरल हेमाटोमा सारे सुचर्स को क्रॉस करता है, इसलिए वो इस तरह क्रेसेंटिक शेप बन जाता है, ठीक है। बहरहाल मैनेजमेंट इसमें भी क्या है? बरहोल क्रेनियाटोमी करनी है, ट्रीटमेंट इसकी वही है।
अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ है इसकी वजह से, यानी वॉमिटिंग और हेडेक और वो सीजर्स आ रहे हैं या कुशिंग-ट्राइड है, तो आपने मैनिटॉल देनी है, स्टेरॉइड देने हैं, डेक्सामेथासोन और एंटी एपिलेप्टिक देनी है, और न्यूरोसर्जन को कॉल करनी है फॉर एवाकुएशन, फॉर बर होल क्रेनियाटोमी। इसके बाद आते हैं सबएराक्नॉइड हेमरेज। सबएराक्नॉइड हेमरेज नाम से शहर है, जब सबएराक्नॉइड स्पेस में ब्लीड हो जाए। अब सबएराक्नॉइड स्पेस क्या किधर है, हमने पढ़ा था, ये जो स्पेस है ये सबएराक्नॉइड के मैटर के नीचे, ये सबएराक्नॉइड मैटर है ये। तो सबएराक्नॉइड मैटर से नीचे जो जगह है इसको हम कहते हैं सबएराक्नॉइड स्पेस। ये इस सबएराक्नॉइड स्पेस में जब ब्लीड होगी तो हम इसको सबएराक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। ये किस किस चीज़ के दरमियान है, ये पाया मैटर है और ये एराक्नॉइड मैटर है। तो पाया मैटर और एराक्नॉइड मैटर के दरमियान ये जो जगह है जिसको कहते हैं सबएराक्नॉइड स्पेस, इसके अंदर जब ब्लीड हो जाए तो हम इसको सबएराक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। सीटी स्कैन पे आप देख रहे हो ये सारा सबएराक्नॉइड, ये वाइट जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ब्लड है, 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 और ये ब्लड जहाँ पे है इसको हम सबएराक्नॉइड स्पेस कहते हैं। तो ये सबएराक्नॉइड हेमरेज हो गया। सबएराक्नॉइड हेमरेज क्या है, इनटू द सबएराक्नॉइड। अब इसके लिए ट्रामा ज़रूरी नहीं है, ये भी खुद ब खुद हो सकता है, यानी स्पॉन्टेनियस ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, खुद ब खुद भी हो सकता है। अब खुद ब खुद कौन से लोगों में ज़्यादातर होता है वो उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजीज जो हैं, एक तो ट्रामा से रिलेटेड है, वो तो अलग बात है। दूसरी जो खुद ब खुद होता है वो 80% ऑफ द पेशेंट में बेरी एनोरिज्म होता है, 15% पेशेंट में एवी मालफॉर्मेशन होती है, 5% पेशेंट में इडियोपैथिक होते हैं, नहीं कोई कादा में मालूम। बेरी एनोरिज्म पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आओ, ये देखो हमारे दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ होता है, ये सर्कल, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलस। ये जो सर्कल ऑफ विलस हैं इसमें आपके पास मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स हैं। मिसाल के तौर पर नीचे से एक आर्टरी आ रही है जिसको हम कहते हैं इंटरनल, वो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी ना, ये वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हो जाती हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, मिडल सेरिब्रल आर्टरी में और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, ठीक है। ये जो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हैं, इस साइड वाली और इस साइड वाली, ये दोनों मिलती हैं इस इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मदद से। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये इस साइड की इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दोनों जो मिलती हैं जिस आर्टरी की मदद से इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये जो आर्टरी के अंदर अगर एनोरिज्म बन जाए, यानी ये आर्टरी है ना लेट सपोज, और ये आउट पोचिंग हो गई इसकी दीवार की, तो ये जो आउट पोचिंग हुई इसको एनोरिज्म कहते हैं ना, ये कमज़ोर होती है। अगर ये रप्चर हो जाए तो ब्लड क्या होगा, ब्लड बाहर लीक आउट होगा। तो ये आपके पास ये देखो एनोरिज्म, ये एनोरिज्म, ये एनोरिज्म, ये एनोरिज्म। तो अगर इनको हम बेरी एनोरिज्म, बेरी की तरह नजर आती है, बेरी एक पल है, ठीक है, बेरी की तरह। मोस्ट कॉमनली देखो 40% कहाँ पे होती हैं, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में। अगर ये रप्चर हो जाए तो ये इसका ब्लड कहाँ जाएगा, ये सब एराक्नॉइड स्पेस में जाएगा, यानी इन लोगों को सब एराक्नॉइड हेमरेज हो जाएगी। तो जो सब एराक्नॉइड हेमरेज हैं इसकी 80% काज क्या है, बेरी एनोरिज्म। बेरी एनोरिज्म यूजुअली कौन से लोगों में, मिसाल किसके साथ एसोसिएटेड है, एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इन लोगों को किडनी के अंदर सिस्ट होते हैं और दिमाग के अंदर जो वेसल्स हैं उनमें बेरी एनोरिज्म होते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपको एक केस दे के, एक बंदा है उसको किडनी के अंदर सिस्ट है, अब उसको सर के अंदर ब्लीड हो गई है, समझ जाओ ये कौन सी ब्लीड है, सब एराक्नॉइड ब्लीड है, यानी सब एराक्नॉइड हेमरेज है। तो ये हो गया इसके अलावा हाइपरटेंशन। ज़ाहिर है जो बेरी एनोरिज्म है, जब प्रेशर भी ब्लड का ज़्यादा होगा, यानी हाइपरटेंशन होगी तो और ज़्यादा चांस होगा इसके रप्चर होने का, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर हो, यानी किसी बंदे का ब्लड क्लाट ना होता हो, ना रुकता हो, तो थोड़ा सा रप्चर हो जाए तो ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो क्लाट हो नहीं रहा, बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, ये याद रखो। और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, जो यहाँ पे नहीं लिखी गई, वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेरी एनोरिज्म हमने पढ़ा, कहाँ पे होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मिडल सेरिब्रल, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, मैंने जो फोटो में आपको दिखाया था।
बेरी एन्यूरिज्म की एसोसिएशन किसके साथ है? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। दूसरी डिजीज़ है एहलर डेनलर सिंड्रोम। तीसरी डिजीज़ है कोआर्क्टेशन ऑफ एआर्टा। ठीक है, कोआर्क्टेशन ऑफ एआर्टा किसे कहते हैं? ये लेट सपोज हार्ट है, ये हार्ट से एआर्टा निकला, ये एआर्टा की ब्रांचें हैं, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है एआर्टा की। ब्रांचेस देने के बाद, ये देखो, ब्रांचेस देने के बाद जो है इस जगह पे देख रहे हो एआर्टा की कंस्ट्रिक्शन हो गई, तंग हो गया, इसको कहते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ एआर्टा, यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ एआर्टा आफ्टर गिविंग ब्रांचेस टू अपर एक्सट्रीमिटीज। ये राइट अपर एक्सट्रीमिटी को ब्रांच थी, ये लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी को ब्रांच थी। ब्रांचेस देने के बाद इस एरिया में कंस्ट्रिक्टेड हो गई एआर्टा, इसको कहते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ एआर्टा। तो देखा गया है जिन लोगों को कोआर्क्टेशन ऑफ एआर्टा होता है उनको बेरी एन्यूरिज्म भी होते हैं। देखा गया है जिन लोगों को एहलर डेनलर सिंड्रोम हो उनको बेरी एन्यूरिज्म भी है। देखा गया है जिनको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो उनको बेरी एन्यूरिज्म भी होते हैं। बहरहाल, तो जब सब एराक्नाइड हेमरेज हो जाए तो यहाँ पे बेरी एन्यूरिज्म के लिए आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी किसे कहते हैं? ब्लड वेसल की तस्वीर को एंजियोग्राफी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये मसला कहाँ पर है? ये एन्यूरिज्म आर्टरी में है ना, और आर्टरी तो ब्लड वेसल है, तो इसलिए हम एंजियोग्राफी करेंगे। अब ये सीटी की मदद से भी कर सकते हो, एमआरआई की मदद से भी कर सकते हो। जो एमआरआई की मदद से होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, और जो सीटी की मदद से होता है उसको हम सीटी एंजियोग्राफी, यानी सीटीए और एमआरए, उसमें आपको एन्यूरिज्म नज़र आ जाएंगे। अब लेट सपोज एक बंदा है और उसको एन्यूरिज्म है, अब वो आपके पास आया है, अब आपने देखना है कि एन्यूरिज्म का साइज़ क्या है। अगर तो 7 mm से कम हो तो ये बहुत छोटा एन्यूरिज्म है, बहुत कम चांस है कि ये रप्चर हो जाएगा, इसलिए आप इसकी सिर्फ फॉलो अप करो। मतलब इसको कहो कि 1 साल के बाद अब दोबारा सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी करेंगे। लेकिन अगर 7 mm से बड़ा हो, कुछ बुक्स में 5 mm लिखा हुआ है, तो ये ख़तरनाक है, किसी भी वक्त फट सकता है, किसी भी वक्त रप्चर हो सकता है, जिससे सबएराक्नाइड हेमरेज हो सकता है। इसलिए आपने एंडोवस्कुलर कॉइलिंग करनी है या क्लिपिंग करनी है। इसमें हम इस एन्यूरिज्म को वो कर देते हैं, आप देख लो यूट्यूब उस पर गूगल पे कि एंडो कॉइलिंग किस क्या होती है, क्लिपिंग क्या होती है। लेकिन ये एक प्रोसीजर है, अगर आप ये कर लो तो ये एन्यूरिज्म रप्चर नहीं होगा, बहुत कम चांस होगा कि ये रप्चर हो जाए। कॉइलिंग इज़ बेस्ट इन कंपैरिजन विद क्लिपिंग, यानी एंडोवस्कुलर कॉइलिंग जो है वो सबसे अच्छा है, इसके अलावा क्लिपिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो ये रप्चर नहीं होते, इसलिए आपने इन लोगों का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखना है। अब अगर ये रप्चर हो जाए, सबएराक्नाइड हेमरेज होगा ना, तो सबएराक्नाइड हेमरेज में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट होगा? अचानक सीवियर ऑक्सीपिटल हेडेक होगी, सडन ऑनसेट सीवियर ऑक्सीपिटल इस जगह को कहते हैं। तो आपको ये कहेगा कि जैसे पीछे मुझे किसी ने किक कर लिया हो राड से, जैसे मेरे इस जगह पे तंडर गिर गया हो, आसमानी बिजली गिर गई, इसलिए इसको थंडर क्लैप हेडेक भी कहते हैं। इसको वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ भी कहते हैं। डॉक्टर साहब जिंदगी में मुझे इस तरह का दर्द नहीं हुआ, तो अगर वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ का लफ्ज़ आए, या थंडर क्लैप हेडेक का आए, या सीवियर सडन ऑक्सीपिटल हेडेक का आए, समझ जाओ कि ये सबएराक्नाइड हेमरेज की बात हो रही है। और ये सडन ऑनसेट क्यों होगा? क्योंकि आर्टरी रप्चर हुई हैं, और आर्टरी में तो ब्लड बड़ी तेज़ी के साथ जाता है, तो इसलिए ये हेमरेज बड़ी तेज़ी के साथ होगा। तो इसलिए सडन ऑनसेट विद इन 3 to 4 to 5 मिनट आसमान पे जो है दर्द पहुंच जाएगा, सडन ऑनसेट होगा। बैठा होगा और अचानक वहाँ पे रप्चर हुई आर्टरी, अचानक इसको दर्द शुरू हो जाएगी, सडन ऑनसेट सीवियर ऑक्सीपिटल हेडेक। अगेन, अगर ये हेमरेज इतना ज़्यादा हो कि इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो ये अलामात होंगी इस बंदे को। और अगर ये हो तो आपने क्या देना है? मेनिटॉल, डेक्सामेथासोन और एंटी एपिलेप्टिक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अगर जब किसी बंदे को सबएराक्नाइड हेमरेज होता है, तो जो मेनिंजिस की लेयर्स है ना, ड्यूरामेटर, एराक्नाइड मैटर और पायामेटर, अगर ये इरिटेट हो जाएं, क्योंकि जब ब्लीडिंग होगी तो ये मेनिंजियल लेयर इरिटेट होंगी ना, और जब मेनिंजियल लेयर्स इरिटेट होंगी तो इसकी वजह से कुछ साइंस आपको नज़र आएंगे, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, सोमाई। इसमें क्या है? नेक स्टिफनेस, यानी जब आप इसका सर इस तरह करोगे ना, तो सर इस तरह वो नहीं, इसने सर इस तरह जोर से पकड़ा हुआ होगा। नेक आप इस तरह क्योंकि इसके नेक में जो है वो शदीद दर्द होगी, नेक स्टिफनेस इसको कहते हैं। नेक इसने इस तरह स्टिफ करके पकड़ा हुआ होगा।
इसके अलावा एक कर्निक साइन है, एक ब्रॉडजिन्स्की साइन है। बहरहाल ये भी आप देख लो कि ये क्या है, आगे हम मेनिंजाइटिस वाले टॉपिक में हम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इसको समझना, ये हम मेनिंजाइटिस में समझेंगे। इसके अलावा अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो थर्ड नर्व की पाल्सी हो सकती है, थर्ड नर्व की पाल्सी हो सकती हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, टॉर्सन सिंड्रोम हो सकती है जिसमें सबएराक्नाइड हेमरेज भी होगी और आंखों के अंदर यानी रेटिना के अंदर या विट्रस के अंदर हेमरेज भी होगा। बहरहाल यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन पे आपको सबएराक्नाइड स्पेस में ब्लड नज़र आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये सबएराक्नाइड हेमरेज है, ये ठीक है। ये जो वाइट हैं ये सबएराक्नाइड, ये जिसकी तरफ एरो का निशान है, ये सबएराक्नाइड हेमरेज है क्योंकि ये सबएराक्नाइड स्पेस के अंदर ब्लड जमा हो गया है। तो यहाँ पर भी आपने सीटी स्कैन सबसे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। अगर सीटी स्कैन पे आपको नज़र नहीं आ रहा ब्लड या बहुत थोड़ा सा ब्लड है तो लंबर पंक्चर यानी पीछे से आप तो अगर आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या नज़र आ जाए, बिलिरुबिन नज़र आ जाए, इसको हम कहते हैं ज़ेंथोक्रोमिया। इसका मतलब इसको सबएराक्नाइड हेमरेज हुआ। क्यों? सबएराक्नाइड स्पेस में होता है सीएसएफ। तो लेट्स सपोज ये सबएराक्नाइड स्पेस है ना, ये सबएराक्नाइड स्पेस, इसके अंदर होता है सीएसएफ। मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ। इसके अंदर होता है ये सीएसएफ और ये सीएसएफ दिमाग में अंदर से सर्कुलेट होके पीछे जाता है आपके स्पाइनल कार्ड में। और ये लेट्स सपोज ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ये आपका लेट्स सपोज ये नीचे स्पाइनल कार्ड आया हुआ है, लेट्स सपोज ये लंबर रीजन है। अब यहाँ पे ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर दिमाग से सर्कुलेट होके पीछे स्पाइनल कार्ड में भी आ रहा है। अब लेट्स सपोज इस बंदे को सबएराक्नाइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो गई, ये सबएराक्नाइड स्पेस है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई। तो जब ब्लीडिंग हो गई तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड और सारी चीज़ें चली गई ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और इसमें जो रेड ब्लड सेल हैं जब रैप्चर होंगे तो इनसे हीमोग्लोबिन निकलेगा और हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो इससे बिलिरुबिन निकलेगा। तो यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको बिलिरुबिन भी नज़र आएगा ना। तो आप जब इस लंबर रीजन से इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लोगे सिरिंज की मदद से और उसको टेस्ट करोगे तो आपको बिलिरुबिन उसमें नज़र आ जाएगा। हम कहेंगे इस बंदे को ये जो बिलिरुबिन की मौजूदगी है सीएसएफ में, इसको कहते हैं ज़ेंथोक्रोमिया। और ये रिप्रेजेंट करता है कि इस बंदे के सीएसएफ में ब्लड आया है। सीएसएफ में ब्लड कहाँ से आया है? क्योंकि सबएराक्नाइड स्पेस में ब्लड गया है, यानी सबएराक्नाइड हेमरेज हुआ। तो इसलिए आप लंबर पंक्चर के जरिए से भी पता चला सकते हो सबएराक्नाइड हेमरेज का। और फर्स्ट लाइन तो वैसे भी सीटी स्कैन है, फर्स्ट लाइन इज सीटी स्कैन। अब ये बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लेवल का नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप याद कर सकते हो तो सिर्फ ये याद कर लो कि जो स्टेज 1 है सबएराक्नाइड हेमरेज का, इसमें कोई साइंस नहीं होते और इसकी मोर्टेलिटी 0% है, यानी कोई बंदा इससे नहीं मरता, ये इतना थोड़ा होता है। स्टेज 5 ये इतना ज़्यादा ब्लड अंदर गया हुआ होता है कि पेशेंट कोमे में होता है और 100% मोर्टेलिटी है, यानी ये नहीं बच सकता। ये बस ये 2 याद रखो, बाकी ये याद ना रखो। ये स्टेज 2 स्टेज 3 ये नहीं आते आपके पेपर में, ठीक है। बस ये समझो कि अगर कोई साइन नहीं है 0% मोर्टेलिटी, और अगर बंदा बेहोश है कोमे में है सबएराक्नाइड हेमरेज की वजह से तो 100% चांस है कि ये मर जाएगा, यानी मोर्टेलिटी इसकी 100% है। अगेन ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या है, रिससिटेट करना है, ABC देखना है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, अगर वो है तो मेनिटॉल, डेक्सामेथासोन और एंटीएपाइलेप्टिक देने। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इन लोगों को देखो, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों की शक्ल में आप इन लोगों को क्या देते हो, निमोडिपिन। निमोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं, लेट्स सपोज ये एक ब्लड वेसल था और इसके अंदर ये एनोरिज्म था और ये रप्चर हो गया। जब ये रप्चर हो गया तो इससे ब्लड बाहर निकला, और जब ब्लड बाहर निकला तो ये ब्लड जिस एरिया में गया, इस एरिया को क्या कहते हैं, सबएराक्नाइड स्पेस। इस बंदे को सबएराक्नाइड हेमरेज हो गई, तो ये तो हो गई, हेडेक के साथ आया है। अब हम इन लोगों को एक ड्रग देते हैं, ड्रग का नाम है निमोडिपिन, जो कि एक खास किस्म का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। याद है ना आपको, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, निकारडिपिन, वो सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थे। तो ये भी डिपिन है, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे इस खास मकसद के लिए यूज़ होती हैं। किसमें? सबएराक्नाइड हेमरेज में। अब हम ये क्यों देते हैं? ये हम इसलिए देते हैं कि जिन लोगों को सबएराक्नाइड हेमरेज हो जाए
और सबएराकनाइड स्पेस में ब्लड जमा हो जाए, बहुत ज़्यादा चांस है कि इनके ये वेसल स्पेज़म करेंगे, यानी ये जो वेसल हैं ये इस तरह हो जाएगी। ये देख रहे हो, स्पेज़म किया है इसने। स्पेज़म मीन कंस्ट्रिक्ट हो जाना। तो ऐसा ना हो कि, यानी हम चाहते हैं कि इस बंदे का ब्लड वेसल इस तरह रहे, ये स्पेज़म ना करे। सबएराकनाइड हेमरेज की वजह से स्पेज़म होती हैं, तो हम बचाने के लिए कि स्पेज़म ना करे हम क्या देते हैं, निमोडिपिन। निमोडिपिन इसको स्पेज़म होने से बचाएगा और ब्लड वेसल, अगर ये स्पेज़म कर ले, लेट सपोज अगर ये इस पोजीशन में चली जाए, तो आप मुझे बताओ आगे आपके पास ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पीछे से ब्लड ही नहीं रहा है, वो ब्लड वेसल स्पेज़म होगा तो और नुकसान होगा। तो यही वजह है हम इन लोगों को निमोडिपिन देते हैं, क्योंकि निमोडिपिन जो है ये सेरिब्रल वेसोस्पेज़म से हमें बचाता है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल हैं उनको वेसोस्पेज़म से बचाता है। ये तो दीदी मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, आपने फ़ौरन सीटी एंजियोग्राफी करवाई या एमआर एंजियोग्राफी करवाई, पता चला कि बेन्यूरिज्म है, तो उसमें आपने फ़ौरन पेशेंट को न्यूरो वेस्कुलर सर्जन के पास, जो दिमाग के वेसल के सर्जन होते हैं, क्योंकि ये वेसल का मसला है ना, वेसल के अंदर एन्यूरिज्म है, तो न्यूरो वेस्कुलर सर्जन के पास भेजना है। वो या कोइलिंग करेगा या क्लिपिंग करेगा, लेकिन कोइलिंग सबसे बेस्ट है। ये आपके पास था हेडेक की, जो है ट्रामा से रिलेटेड जो हेडेक थी उसकी। वो मज़ीद हम इंशाल्लाह इस पर फिर कभी बात करेंगे। हेडेक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा फिर कोई और होगा, फिर वो देख